तो आज हम फ्रिक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट दे दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। एंड स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है कि द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। इसमें ये बोल रहा है ना स्टेटमेंट फर्स्ट में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस में बोल रहा है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में ये बोल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ द मटेरियल बोलता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और चार ऑप्शन दे दिया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला में बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड में बोल रहा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, थर्ड में बोल रहा है बोथ इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ में बोथ इज करेक्ट। कौन ऑप्शन सही होगा इसमें आपके हिसाब से? तो आप एक बार सोच लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो देखो हमने आपको बता रखा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल एंड केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और रफनेस ऑफ द मटेरियल, रफनेस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड रफनेस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया ना, इसमें बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, ये तो गलत हो गया ना। और सेकंड में बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये सही ऑप्शन हो गया। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ये तो गलत हो गया ना। सेकंड बोला स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ये वाला सही हो गया ना। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड यूजुअली हैव मेटलिक चेन टचिंग द ग्राउंड। कह रहा है कि जो भी इनफ्लेमेबल फ्लूइड कैरी करने वाले व्हीकल होते हैं ना, जो भी व्हीकल जो इनफ्लेमेबल फ्लूइड कैरी करते हैं उनके नीचे से एक मेटलिक चेन लटकी हुई रहती है जो सड़क को टच करते हुए चलती है, जो ग्राउंड को टच करते हुए चलती है। बोल रहा है ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखो जब भी आप जानते हो जो दो ऑब्जेक्ट को यदि आपस में रगड़ोगे ना आप, तो फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो गाड़ियां जब भी सड़क पर दौड़ती है ना तो वो एयर फ्रिक्शन के कारण गाड़ियां क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है और उस चार्ज के कारण स्पार्क भी प्रोड्यूस हो सकता है। और जब एक भी स्पार्क अगर प्रोड्यूस हुआ तो गाड़ी में क्या है? इनफ्लामेबल फ्लूइड, उस फ्लूइड में फायर लग सकती है, वो फ्लूइड फायर कैच कर सकता है अगर एक भी स्पार्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना। तो उसी स्पार्क से प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, वैसे गाड़ियां में जो इनफ्लेमेबल फ्लूइड कैरी करते हैं उनमें नीचे की तरफ एक मेटलिक चेन लटकी हुई होती है। तो क्या होता है कि जब गाड़ी व्हीकल चार्ज होता है ना एयर फ्रिक्शन के कारण, तो वो चार्ज उस चेन के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, वो चार्ज चेन के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। ओके, मतलब चेन के थ्रू ग्राउंड में वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस तरह से स्पार्क का कोई खतरा नहीं रहता है। ठीक है ना जी। तो क्यों कैरी करते हैं? टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। और उस स्पार्क से, चार्ज के कारण जो स्पार्क होती है उससे बचने के लिए वैसा चेन, एक मेटलिक चेन लटकती रहती है जो ग्राउंड को टच करती है। तो इसमें ऑप्शन वन बोल रहा है इट इज ए कस्टम, दूसरा में बोल रहा है टू अलर्ट अदर व्हीकल्स, नंबर फोर में बोल रहा है टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग डर्ट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड नंबर थ्री में बोल रहा है टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। कौन सही होगा?
ऑप्शन नंबर थर्ड ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसकी मास 50 केजी है और ये बॉक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और बोल रहा है कि बॉक्स और सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो है 0.3। तो कह रहा है बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, उस बॉक्स पर लगने वाली काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो क्या है, एक बॉक्स है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है। मान लो ये 50 केजी का बॉक्स है, इसका मास कितना है तो 50 केजी है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है। तो देखो पहले ये देख लो बॉक्स पर फोर्स कौन सी लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, यहाँ पर m क्या है मास ऑफ द बॉक्स है, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स n लगेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब जानते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन F के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन, इतना तो आप जानते हो। यहां से हम लिखेंगे म्यू के इंटू एन, एन क्या है नॉर्मल फोर्स है और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा तो एम इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम इंटू जी, यहां से 0.3 म्यू के क्या है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कितना है 0.3 इंटू एम, एम क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कितना है 50 केजी है, तो 50 केजी इंटू जी, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कितना होगा तो 10। तो क्या होगा यहां से इस पॉइंट से इस 10 को उड़ा दीजिए और क्या हो जाएगा 150 न्यूटन। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अभी कितनी आ गई तो 150 न्यूटन। ओके सही है ना, आप सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये 150 न्यूटन जो आपका आंसर आया ना ये आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, फिर तो आप बेचैन हो जाएंगे ना। जब ये ऑप्शन आपका जब ये आपका आंसर ऑप्शन में मिलेगा नहीं तो तुम क्या करोगे दूसरे मेथड से ट्राई करोगे, तीसरे मेथड से ट्राई करोगे, और एग्जाम में तो उतना समय होता नहीं है ना कि आप इस मेथड से उस मेथड से खूब सारे मेथड से ट्राई करो। फिर अगर आप ट्राई भी करते हो तो आपकी समय लॉस होती है ना। तो क्या ये आंसर गलत है, हो सकता है सही हो सकता है, बट ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं तो फिर अपना तो काम चलेगा नहीं ना, ऑप्शन में है ही नहीं। देखो कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, पूरा प्रोसेस हम सही कर रहे हैं, पूरा फार्मूला भी हम सही लगा रहे हैं, मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जिसका वैल्यू हमने 10 ले लिया है, तो 10 ही तो होता है, नहीं 9.8 होता है ना, 10 नहीं होता है 9.8 होता है। सर 10 लेके भी तो करते हैं हम और आंसर आ जाती है, यस करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे जब तक ये ना बोले ना कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू 10 लीजिए तब तक आपको 10 नहीं लेना है, ठीक है। कितना लेना है तो जो जी का वैल्यू होता है कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जी का वैल्यू क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में कराया आपसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिल जाएगी तो 147 न्यूटन, ठीक है जी, और ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे 147 न्यूटन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसकी मास 10 केजी है और ये एक इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है। आगे बोल रहा है कि बॉडी फ्रिक्शन के कारण 5 सेकंड के बाद रुक जा रही है। ओके, तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करनी है। तो कह रहा एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है वो इस सरफेस पर मूव कर रहा है और इस बॉडी का मास कितना है तो 10 केजी दे रखा है क्वेश्चन में, और इस सरफेस पर मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और बोल रहा है कि बॉडी फ्रिक्शन के कारण 5 सेकेंड के बाद रुक जा रही है, स्टॉप कर जा रही है। तो कह रहे हैं बताइए
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा। और जब बॉडी मूव करेगी ना, तो मान लो बॉडी राइट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f। तो देखो इस बॉडी पर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, इस बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू mg। देखो इस ब्लॉक पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg और नॉर्मल फोर्स n के अलावा एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। इस ब्लॉक पर तीन ही फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, नॉर्मल फोर्स n एंड फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके अलावा इस ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही है, तो हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को ही इस फ्रिक्शनल फोर्स को ही अप्लाइड फोर्स मानकर चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर F इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। यहाँ से m से m कट जाएगा और a बराबर लिखेंगे म्यू इंटू g, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at, ये अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से हम लिखेंगे v इज इक्वल टू u। देखो ब्लॉक 5 सेकेंड के बाद रुक जा रही है, मतलब ब्लॉक रिटार्ड कर रही है। हम लिखेंगे v बराबर u माइनस 80, क्योंकि ब्लॉक रिटार्ड कर रही है ना, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि फाइनली ब्लॉक रुक जा रही है, स्टॉप कर जा रही है, इसलिए इनका फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू लिखेंगे u माइनस 80। यहाँ से हम लिख सकते हैं u इक्वल टू 80 और a बराबर u अपन में t। फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू कितना है, तो म्यू इंटू जी है, लिखिए म्यू इंटू जी, ए के जगह पर म्यू इंटू जी इज इक्वल टू यू अपन में टी। देखो ये म्यू है और ये यू है, हमको फाइंड क्या करनी है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू यू अपन में टी इंटू जी। यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ना, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो क्वेश्चन में दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टी, टी भी क्वेश्चन में दे रखा है टाइम 5 सेकेंड, लिखिए 5 सेकेंड इंटू जी, जी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा आपका 0.4। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, और इस पर एक ब्लॉक रखी हुई है और ये स्लाइड कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। तो देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस ब्लॉक पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। देखो जब भी इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रहती है ना, तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले इस इंक्लिनेशन पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, कर दिए। फिर उसके बाद ब्लॉक चाहे जिस भी पोजीशन में पड़ी हुई है ना, मैं ये सब बात पहले ही बता चुका हूँ, तो ब्लॉक चाहे जिस भी पोजीशन में रखी हुई है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, तो आप लगा दीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, जहाँ m के मास ऑफ दिस ब्लॉक है एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वाला एंगल कितना होगा, जितना ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। जानते हैं आप ये वाला नॉर्मल फोर्स हो जाएगा
इस mg का कंपोनेंट ले लीजिए तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इधर इस प्लेन के पैरेलल, और वो हो जाएगा mg sin थीटा। ये है sin थीटा। ये सब मैं बता चुका हूं। और देखो, जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगी ना तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लाएंगे ना। ओके, अब सारे फोर्स लग चुके हैं। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू, देखो ये है नॉर्मल रिएक्शन, इसके जस्ट अपोजिट कितना है mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू लिखेंगे mg cos थीटा। उसके बाद लिखेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रही है ना, ब्लॉक क्या करिए नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं लिखूंगा नीचे, ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स F। लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू ma। ब्लॉक नीचे की तरफ आ रही है ना, मतलब mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू ma। ma कहाँ से आ गया, देखो mg sin थीटा भी फोर्स, ठीक है ना। कैसे फोर्स है ये, देखो mg sin थीटा क्या है, इस mg का कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट है, और mg क्या है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। mg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब mg एक फोर्स है, तो ये भी mg sin थीटा भी तो एक फोर्स हो जाएगा ना। तो mg sin थीटा भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स, फोर्स में से फोर्स हटाएंगे तो एक नेट फोर्स मिल जाएगी, मतलब ma क्या है, तो इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स है। अब आप आगे सॉल्व कीजिए, लिखिए इसको mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू n इक्वल टू m। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ब्लॉक है ना स्लाइड कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन g अपॉन में 4, तो एक्सेलरेशन a के जगह पर क्या लिख देंगे, g अपॉन में 4। यहां से मैं लिखूंगा mg sin थीटा माइनस म्यू के, ये म्यू के हो जाएगा ना, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, ये म्यू के हो जाएगा। n के जगह पे क्या लिखेंगे, तो mg cos थीटा लिखेंगे, यहाँ पर mg cos थीटा इक्वल टू mg अपॉन में 4। देखो यहाँ पर कुछ चीजें कट रही है, m और g कट रहे हैं, m और g कट रहे हैं, m और g सब में है ना, तो कॉमन लेकर कट जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। हमको क्या फाइंड करने है, म्यू के की वैल्यू, तो इस म्यू के कॉस थीटा को इधर लेके चले जाएंगे और इस 1/4 को इधर लेके चले आएंगे। हम लिखेंगे म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में 4। अब बस वैल्यू पुट करते जाइए, म्यू के इंटू √3 अपॉन में 2, कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कितना देगा 30 डिग्री ना, तो कॉस 30 डिग्री बराबर √3 अपॉन में 2। यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 4। यहाँ से आप लिखेंगे म्यू के इंटू √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 अपॉन में 4। यहाँ से आप लिखोगे म्यू के इज इक्वल टू, इस √3 अपॉन में 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो ऊपर चल जाएगा ना, अपॉन में 4√3, 2 से ये कट जाएगा। इस तरह से आपका म्यू के बराबर आ गया कितना, 1 अपॉन में 2√3। तो म्यू के का वैल्यू आ गया, म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और यही आपको फाइंड करनी है। तो इसका वैल्यू कितना है, 1 अपॉन में 2√3, और इसका यूनिट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। इस इंक्लिनेशन पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसकी मास कैपिटल M है।
और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली कांटेक्ट फोर्स क्या होगी। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देख लेते हैं। हमने आपको बता रखा है ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर पड़े हुए ना, तब क्या करना, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। कर लिया लाइन ड्रॉ, ये कैपिटल एम है। चलो इस बॉडी का मास है कैपिटल एम। इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहां से अब जानते हो बॉडी किस भी पोजीशन में रखी हुई हो, किसी भी पोजीशन में रखी हुई हो, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा देना, कैपिटल एम इंटू जी ना, कैपिटल एम इंटू जी, जहाँ पर कैपिटल एम क्या है तो मास ऑफ द ब्लॉक है। ऊपर क्या लगेगी तो नॉर्मल फोर्स एन लगेगी बाई दिस प्लेन, दिस इंक्लाइन प्लेन। क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है ना, इसलिए इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स F। देखो तो इस बॉडी पर तीन ही फोर्स लग रही है। एक तो लग रही है mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक है नॉर्मल फोर्स n, और एक है फ्रिक्शनल फोर्स F। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। इसमें कर रही है ना कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, और जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है। और जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होता है। मतलब यदि किसी बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है ना, तब उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहाँ बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। ओके, तो यहाँ पर तीन ही फोर्स लग रही है ना, इस सारे फोर्स को आप बैलेंस कर दीजिए। देखो mg लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये है नॉर्मल फोर्स। यदि इस फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट इस mg के अपोजिट और इक्वल हो जाए, इस mg के अपोजिट और इक्वल हो जाए, तो अपना नेट फोर्स, इस ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी ना, तीन ही फोर्स इस ब्लॉक पर लग रही है, एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। मुझे इस ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स को जीरो कर देनी है। तो एक ही उपाय है कि इस F और N का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो इस mg के इक्वल और अपोजिट चले जाए। ठीक है ना, इस mg के अपोजिट चले जाए। और मान लेते हैं हम ये है फोर्स R, ये है फोर्स R, और यही फोर्स R यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह एक्ट करेगा। यही फोर्स R यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह एक्ट करेगा। जब ये कॉन्टैक्ट फोर्स R इस ऑब्जेक्ट पर लगेगी ना, तभी ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाती है। तो देखो R क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F एंड N। R क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ F एंड N। तो जैसे ही हमने इस F और N का रिजल्टेंट ले लिया ना, तो इनका काम खत्म, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसका रिजल्टेंट R आ चुकी ना, तो इनका काम खत्म, इन दोनों के बराबर यही काम करेगा। तो क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। हम लिखेंगे यहां पर सिंस नेट फोर्स एक्स ऑन द बॉडी इज जीरो, हेंस contact force R क्या होगा, इस mg के इक्वल और ऑपोजिट होगा। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स R बराबर कितना हो जाएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स R बराबर हो जाएगी m इंटू जी। कॉन्टैक्ट फोर्स R बराबर कितनी हो जाएगी, तो m इंटू जी। तो ये था कुछ फ्रिक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।